हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। हमारे पास यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है, जिससे हम हिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हैं। इसमें टीजीटी, पीजीटी और बहुत से महत्वपूर्ण एग्जाम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हुए हैं, इससे हम रिवीजन कर रहे हैं। तो इसके पहले वीडियो में ये एलटीटेट का सिलेबस है। इसके पहले की वीडियो में हम चोल काल तक रिवीजन कर चुके हैं। अब हम ये 8वां चैप्टर जो है विदेशी आक्रमण, जिसमें अरबों का आक्रमण, उसका प्रभाव, गजनवी आक्रमण, उसका प्रभाव, मोहम्मद गोरी का आक्रमण तथा उसका प्रभाव, इस चैप्टर का रिवीजन करने जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। ये विदेशी आक्रमण 8वां चैप्टर है, इसको हम लोग रिवीजन करते हैं। फतेहनामा का दूसरा नाम क्या है? पहला क्वेश्चन, फतेहनामा का दूसरा नाम क्या है? फतेहनामा का दूसरा नाम चचनामा है। चचनामा अरबी भाषा में लिखी गई है, इसका फारसी में अनुवाद किया गया है। चचनामा या फतेहनामा इस किताब में अरबों के सिंध विजय का उल्लेख है। इसमें मोहम्मद बिन कासिम द्वारा जो सिंध पर आक्रमण किया गया था, उसका उल्लेख है। सिंध पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक दाहिर था। सिंधु पर जब अरबों ने आक्रमण किया तो वहाँ का शासक दाहिर था, ये यानी कि दाहिर। पैगंबर मोहम्मद साहब का संबंध अरबों के किस कबीले से? तो कुरैशी कबीले से। और दूसरा भी इसका नाम है हरसीमा। पैगंबर मोहम्मद साहब का कुरैश हरसीमा कबीले से संबंधित है। इनका जन्म मक्का में हुआ था, जो सऊदी अरब में है। मक्का भारत के पश्चिम में, इसीलिए भारतीय मुसलमान पश्चिम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। पैगंबर मोहम्मद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पैगंबर मोहम्मद ने एक ही ईश्वर की प्रार्थना करने का उपदेश दिया, कथन सही है। पैगंबर मोहम्मद ने मतावलंबियों को एक ही समुदाय की सदस्यता का उपदेश दिया, ये भी सही है। पैगंबर मोहम्मद भाषा और संस्कृति से अरब के थे, ये भी सही है। पैगंबर मोहम्मद के अनुयायियों ने उन्हें ईश्वर का संदेशवाहक घोषित किया, नहीं, पैगंबर मोहम्मद ने स्वयं को ईश्वर का संदेशवाहक घोषित किया। तो ये चौथा क्वेश्चन जो था वही इसमें सही नहीं था। डी, अनुयायियों ने नहीं, स्वयं मोहम्मद साहब ने ही अपने आप को ईश्वर का संदेशवाहक घोषित किया था। अरबों द्वारा सिंध विजय का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो अभी हमने पढ़ा चचनामा या फतेहनामा में मिलता है, या अरबी भाषा में लिखा गया है। किताबुल हिंद जो है, ये रचना है किताब अलबरूनी की रचना है। और प्रबंध चिंतामणि रचना है, प्रबंध चिंतामणि का अभी हम देख लेते हैं, मुझे ध्यान से उतर गया। निम्नलिखित शासकों के शासन काल को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, फिर उसके बाद महमूद गजनवी, फिर चंगेज खान, फिर तैमूर, यानी 1, 2, 4 और 3। 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, यानी बी वाला सही है। अब इसके बाद निम्नलिखित किस राज्य पर मोहम्मद गोरी द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था? तो मुल्तान राज्य पे मोहम्मद गोरी द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था। इसमें देखिए, मोहम्मद बिन कासिम का 711 से 712, महमूद गजनवी का 997 से 1030 ईसा, चंगेज खान का 1162 से 1227 ईसापुर, तैमूर का 1370 से 1405 ईस्वी तक कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद गोरी ने 1175 में सर्वप्रथम मुल्तान पर आक्रमण किया था। यहाँ का शासक सिया था, अतः उसके राज्य को जितना अपना धर्म समझता था। निम्नलिखित मुस्लिम विजयों में किसने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया? तो महमूद गजनवी जो है, उसने अपनी सेना में बहुजातीय हिंदुओं को नियुक्त किया था। बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखिए, इसमें जो है गुजरात यानी कि अनहिलवाड़, जैसे गुजरात में होते हैं गायकवाड़ होते हैं, तो इसी तरह गुजरात में अनहिलवाड़ हो गए। चेदी के कलचुरी त्रिपुरी, मालवा के परमार धारा, शाकुम्भरी के चहमान अजमेर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के आक्रमण में हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो उद्भांड थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उद्भांड को वहिंद भी कहते थे। महमूद गजनवी के आक्रमण समय हिंदू शाही राज्य जो था, वह उसकी राजधानी उद्भांड थी। देखिए, इतनी बार पूछा गया है। हिंदू शाही राजवंश ने काबुल घाटी और उत्तर पश्चिम के सीमांत देशों पर शासन किया। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश में हिंदू शाही राज्य की राजधानी उद्भांडपुर वहिंद थी। हिंदू शाही राज्य मुस्लिम आक्रमण का शिकार हुआ, प्रथम शिकार हुआ। लाहौर में गजनी का अंतिम शासक कौन था? तो खुसरो मलिक था। इसके बाद अलबरूनी के अनुसार कुषाणों के उत्तराधिकारी कौन थे जिन्होंने 10वीं-11वीं सदी में उत्तर भारत पर शासन किया? तो वह हिंदू शाही थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब यात्री स्खरी के बारे में क्या सही नहीं है? तो वह खुरासान में कार्क का निवासी था, नहीं, स्खरी जो है वह इस्ताखार का निवासी था। उसने 951 में भारत की यात्रा की। उसने किताब अल अकलीम और मसालिक वल ममालिक लिखा। कहा जाता है कि उसने विश्व का एक मानचित्र बनाया। तो बाकी तीनों कथन सही है। वह खुरासान का नहीं, वह इस्खार का निवासी था, अरब यात्री। इसके बाद नेक्स्ट, नाफ्ता और मैंगोला में भारत का प्रयोग सर्वप्रथम
भारत में प्रयोग सर्वप्रथम किस स्थान क्षेत्र में किया गया? तो जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में 712 ईस्वी में आक्रमण किया तो उसने नाफ्ता और मैंगोनेल्स का प्रयोग किया। मैंगोनेल्स जो था वह मिसाइल की तरह गोले फेंकता था। इसके बाद चचनामा और बाबरनामा किस भाषा में? तो बाबरनामा तुर्की में लिखी गई है, चचनामा अरबी में लिखी गई है। तो अरबी और तुर्की, सी वाला क्वेश्चन सही है, वो ऑप्शन सही है। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए अल गजाली जो है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि अल गजाली का यहाँ पे होना चाहिए था फलसिफा, तहजीब उल फलसिफा। और सिहराबुद्दीन का अरावारिफ उल मारिफ, अल हुजवेरी का कश्फ उल महजूब, इब्ने अरबी का फुसूह अल हिकाम, अल गजाली का होना चाहिए था फलसिफा। देखिए यहाँ पे फलसिफा है ना, तुफूत अल फलसिफा। और सर सैयद अहमद खान का है ये तहजीब उल इखलाक। इसके बाद है चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में? तो अरबी भाषा में लिखा गया है। इसकी रचना अली अहमद ने की है। अरबी लेखक अल्बर्नी की पुस्तक तहकीक भारत की खोज आज भी इतिहास महत्वपूर्ण स्रोत है। फिर नीचे अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना के साथ ही इतिहास लेखन में दृढ़ता स्थापित हो गई। सल्तनत ने भारत का कागज, जो दोनों कथन सही है, लेकिन दोनों कथन जो है वह आर जो है एक ही व्याख्या नहीं, क्योंकि सल्तनत काल की बात हो रही है इसमें तुर्क साम्राज्य की बात हो रही है। तो इसमें देखिए बी वाला, यार दोनों सही है लेकिन आर की परिभाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सही है? इब्न असी के अनुसार मोहम्मद बिन सुबुक्तगीन के समय से मुसलमान बनारस में रहते थे, सही होगा। मुहिद्दीन के भारत आक्रमण के उद्देश्यों की जानकारी अता उल मालिक जुवानी के महत्वपूर्ण है। कश्मीर के राजनीतिक जीवन में डामार सबसे अधिक परेशानी कर रहे थे। अल्बुनी कहता है केवल शूद्र ही वेदों को नहीं, वेदों को ब्राह्मण पढ़ते थे, शूद्र नहीं पढ़ते थे, शूद्र का कार्य कुछ और था। तो बी वाला कथन जो है वो सही नहीं है, बी वाला। फारसी भाषा में लिखा गया मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन में जिसका केंद्र बिंदु होता है शासक वर्ग, क्योंकि मध्यकालीन भारत के इतिहास में शासक वर्ग के बारे में ही तो बताया गया है। उसके बाद किस अरब यात्री के बारे में कहता है? बिहार नरेश मिहिर भोज के शासनकाल में भारत आया था। तो सुलेमान जो है वह मिहिर भोज के शासनकाल में भारत आया था। मिहिर भोज के शासनकाल में कल्हड़ और अरब यात्री सुलेमान के विवरण मिलते हैं, तो सुलेमान हुआ उसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पैगम्बर मोहम्मद साहब की जीवनी नाट्य मोहम्मदी जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है, संकलित किया है। सिंधु पर अरब के कब्जे के समय मोहम्मद द्वारा लगाया गया भूमि कर का खिराज कहलाता था। देखिए मोहम्मद बिन कासिम ने दो प्रकार के कर लगाए, एक भूमि कर और एक धार्मिक कर। धार्मिक कर का नाम था जजिया, भूमि कर का नाम था खिराज। खिराज जो था कभी कभी 1/4 और कभी कभी 1/6 था। देखिए 712 में कभी कभी 2/5 और कभी कभी 1/4 था। 1/4 यानी 1/6 नहीं, 2/5। निम्नलिखित में कौन सी ऐतिहासिक रचना भारत में मुस्लिम शासक को रेखांकित करती है? तो चचनामा जो है भारत में मुस्लिम शासक को रेखांकित करती है। चचनामा के कहाँ के इतिहास की जानकारी होती है? तो सिंध के इतिहास की जानकारी होती है। भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण करता था मोहम्मद बिन कासिम। फतहनामा ग्रंथ का संबंध है अरबों के सिंध विजय से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तारीख सुबुक्तगीन का लेखक कौन था? बैहकी था। बैहकी जो है सुबुक्तगीन के दरबार में था, उसने ही तारीख सुबुक्तगीन लिखी। इसके बाद है 731 में अरबों के सिंधु नदी के तट पर एक नगर स्थापित किया जिसका नाम था महफूजा। दूसरा नगर भी स्थापित किया, उसका नाम था मंसूरा। महफूजा, दूसरा नगर मंसूरा। इसके बाद है मोहम्मद गोरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत काल का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से मिलता है? तो तारीख तबकात नासिरी जो बुक है मिन्हाज उल सिराज की, उसमें मोहम्मद गोरी के भारत विजय और नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। तबकात नासिरी जो है मिन्हाज उल सिराज द्वारा लिखित है। एक किस स्थान पर अब स्वर्णगिरी कहा है? तो पहले जो सबसे आक्रमण किया था मुल्तान में ना, तो मुल्तान को ही स्वर्णगिरी कहा है। वहाँ पे बहुत ढेर सारा सोना था, सोने का नगर कहा है। सोने का नगर यानी कि स्वर्णगिरी मुल्तान में। 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। यह अरबों की अंतिम विजय थी। अब नेक्स्ट है हमारा, उत्तर भारत में तुर्कों के आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार वंश के किस क्षेत्र में आधिपत्य रखते थे? तो गुर्जर प्रतिहार जो थे वह कन्नौज में रखते थे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मुर्जुल जहाब का लेखक कौन है? तो देखिए यहाँ पे मुर्जुल जहाब का लेखक अल मसूदी हैं। अल बिलादुरी का पुस्तक का नाम है
बलिदान या बिलादुरी का ही कुछ करके है, और सुलेमान का तो बुक नहीं है, अल-बरूनी का किताबुल हिंद है। तो यहाँ पे देखिए ए मुर्जुल जहाँ पे लेखक अल-मसूदी थे, जबकि अल-बरादी की किताब फुतू अल-बलदान है, बिलादुरी का बलदान। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा गजनवी आक्रमण और उसका प्रभाव। किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? तो किताबुल हिंद जो है वो अरबी भाषा में लिखी गई है। किताबुल हिंद या तहकीकात हिंद या इसका एक और नाम है तहकीक हिंद। तहकीक हिंद तो लिखा हुआ है, किताब अल हिंद भी लिखा हुआ है। अल-बरूनी द्वारा रचित अरबी भाषा में लिखा गया सर्वप्रथम सचाओ ने इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। इसमें 80 अध्याय हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, किस शासक ने महमूद गजनवी के विरुद्ध भारत की राजाओं का एक संघ बनाया था? तो देखिए इसमें आनंद पाल और त्रिलोचन पाल इन दोनों ने एक संघ बनाया था, बी एंड डी। उसके बाद है इस्लाम स्वर्ण युग के विद्वान को अक्सर विचारधारा का संस्थापक, तुलनात्मक धर्म का जनक और भारत में पहला महाविज्ञानी माना जाता है, तो अल-बरूनी को माना जाता है। अल-बरूनी उस समय का इतना जानकार था, उसे कई भाषाओं का ज्ञान था, वह किसी भी भाषा को दूसरी भाषा में अनुवाद कर देता था आसानी से, इसीलिए उसे उस समय तुलनात्मक धर्म का जनक और भारत में पहला मानव विज्ञानी माना जाता है। इसके बाद है तहकीक ए हिंद सुप्रसिद्ध साहित्य कृति किसके द्वारा रचित है? तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद जो है अरबी भाषा में अल-बरूनी द्वारा रचित है, अल-बरूनी। इसके बाद है महमूद गजनवी के आक्रमण ने भारत की धन संपत्ति, भारतीय नरेशों की सैन्य दुर्बलता को प्रकट किया, क्योंकि उसके बाद सभी को पता चल गया कि भारतीय नरेश जो हैं वो सैन्य शक्ति दुर्बल है, तो उन्होंने भी भारत पे आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे महमूद गजनी ने भारत के उपमहाद्वीप के विषय में लिखने की जिम्मेदारी दी? तो महमूद गजनी फिरदौस को या अल-बरूनी को, इन्हीं दोनों में से है, क्योंकि महमूद गजनी के दरबार में दोनों थे, तो अल-बरूनी को ही दिया होगा, बी अल-बरूनी दरबारी लेखक था। महमूद गजनी के आक्रमण समय मथुरा का शासक कौन था? तो कुलचंद मथुरा का शासक था। इसके बाद शाहनामा का लेखक फिरदौसी निम्नलिखित किसके दरबार में हुआ था? तो मोहम्मद गजनवी के। 17 बार भारत पर आक्रमण किया है महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया? तो राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किया जयपाल ने, तो आत्महत्या कर लिया था। पृथ्वीराज चौहान ने नहीं, जयचंद ने किया था, बी। अच्छा इसका ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। किस हिंदू शाही ने स्वयं द्वारा पहली जीता में उतर आत्मदाह कर लिया था? तो जयपाल ने कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु नदी के तट पर महमूद गजनवी पाली वाला राजा कौन था? तो ये था आनंद पाल। इसके बाद है उस विद्वान का नाम बताइए जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया, तो अल-बरूनी भारत आया। किताबुल हिंद या तहकीकात हिंद इसी ने लिखी है अरबी भाषा में। निम्नलिखित शासकों में किसने अपने सिक्कों पर कृष्ण भाग पर कालिमा हिंदित अव्यक्त मंक मुहम्मद अवतार लिखवाया? तो ये लिखवाया था महमूद गजनी ने। इसके बाद है अल-बरूनी द्वारा निम्नलिखित किन धार्मिक रीतियों का वर्णन किया गया है? तो ये चारों का, दैनिक यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ यात्रा, भारत में उस समय सब होते थे, तो अल-बरूनी ने इन सभी का वर्णन किया है, तो ए वाला सही है, 1 2 3 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान महमूद द्वारा भारत में विजय का मुख्य द्वार का उद्देश्य क्या था? धन संग्रह था। वो आके भारत को कई बार 17 बार आक्रमण किया महमूद गजनवी ने, और उतनी बार वो भारत का सोना लूट के ले गया। इसके बाद है अधोलिखित में किसने सोमनाथ मंदिर की लूट की थी? तो महमूद गजनवी ने ही सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण करके लूटा था। यहाँ पे खत्म हो गया। दूसरा यहाँ पे आ गया, मोहम्मद गोरी के आक्रमण था उसका भाव। राय पिथौरा के नाम से कौन सा राजपूत शासक बना था? पृथ्वीराज चौहान। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने किस भारतीय नरेश को पराजित कर बनारस पर अधिकार कर लिया था? जयचंद को पराजित करके बनारस पर अधिकार कर लिया था। मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि वहां पे आई थी, प्रबंध चिंतामणि अभी दिखाते हैं, यहाँ पे आई थी प्रबंध चिंतामणि। किताबुल हिंद अल-बरूनी था, पृथ्वीराज का चंद बरदाई है, चचनामा का अली अहमद है, और अरबी भाषा में ये है, प्रबंध चिंतामणि का मेरुतुंग है। इसीलिए रिवीजन कर लेना चाहिए, रिवीजन करने से कई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो तैयार होते हैं। मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार है मेरुतुंग। तो इनके अनुसार किसने मोहम्मद गोरी को हराया था? तो नायकी देवी जो हैं
ये विधवा थी, इनका पुत्र भीम जो है इसके न्यायकी देवी के नेतृत्व में इनके जो पुत्र हैं भीम ने मोहम्मद गोरी को हराया था। 1178 में मोहम्मद गोरी गुजरात पर आक्रमण किया। यहाँ के शासक मूलराज या भीम द्वितीय ने अपनी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट काशहंद के मैदान में मोहम्मद गोरी को पराजित किया। ये पहली हार थी मोहम्मद गोरी की। महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान ने वहाँ का अधिकारी किसे बनाया? तो पंजू राय को वहाँ का महोबा विजय के बाद पंजू राय को पृथ्वीराज चौहान ने वहाँ का अधिकारी बनाया। बी यानी कि पंजू राय। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित भारतीय नरेशों में किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया? तो भीम द्वितीय, वही नायिका देवी जो थी उनका पुत्र, नायिका देवी विधवा थी। कासहंद के मैदान में भारतीय नरेशों में सर्वप्रथम यही था भीम द्वितीय जिनने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। भीम द्वितीय। डी चौहान वंश के ख्याति नामक शासक पृथ्वीराज तृतीय का सिंहासन किस स्थान पे हुआ था? दिल्ली पे हुआ था। गोरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने वाले के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? तो कदम्बास था। इसके मोहम्मद गोरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक कौन था? मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान था। ए इसके बाद है 1194 चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किस भारतीय शासक को पराजित किया था? तो चंदावर के युद्ध में जयपाल को पराजित किया था, नहीं जयचंद को पराजित किया था। बी। इसके बाद है पृथ्वीराज चौहान किस तुर्की आक्रमणकारी से तराइन के युद्ध में हार गया था? तो मोहम्मद गोरी से हार गया था, क्योंकि तराइन का पहला युद्ध 1991 में हुआ था। वो जीता था पृथ्वीराज चौहान ने। उसके बाद 1191 में जीता था, 1192 में हारा था मोहम्मद गोरी, 1192 में पराजित हुआ था। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी तो अजमेर थी। इसके बाद निम्नलिखित किस चंदेल शासक ने महमूद गजनवी के लिए को संधि के लिए विवश कर दिया था? तो विद्याधर ने चंदेल शासक महमूद गजनवी को संधि के लिए विवश कर दिया था। किस चंदेल शासक ने? तो विद्याधर ने। मोहम्मद गोरी गजनी जाति में किसके द्वारा? खोखर द्वारा मारा गया था। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित करवाई थी? तो ये मोहम्मद गोरी ने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित करवाई थी। इसके बाद है किसने भारत में सर्वप्रथम इक्तादारी व्यवस्था को आरंभ किया? तो मोहम्मद गोरी ने भारत में सर्वप्रथम इक्तादारी की व्यवस्था को आरंभ किया, और इसने जो सिक्के चलवाए उस पे पीछे भारतीय देवी देवताओं यानी लक्ष्मी जी के आकृतियों का उत्कीर्ण करवाया था अपनी मुद्राओं पे। उत्तर भारत पर तुर्कों का एक विजय की महत्वपूर्ण पहलू नगरी क्रांति थी। यह कथन किसका है? तो यह कथन एम हबीब का है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, महान कवि फिरदौसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था? तो देखिए यहाँ पे सुल्तान महमूद गजनवी, इन्हीं के दरबार में कवि फिरदौस था, इसने शाहनामा की रचना की थी, और महमूद गजनवी के ही दरबार में अलबरूनी भी था। अलबरूनी ने किताबुल हिंद या तहकीकात के हिंद की अरबी भाषा में रचना की थी। इसके बाद है निम्नलिखित में ऐसे सिक्के जारी करने वाले जिसमें हिंदू देवता हो तो मोहम्मद गोरी। अब हमारा आ गया विविध प्राचीन इतिहास, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो किसी को पढ़ाने के लिए नहीं था, ये अपने रिवीजन के लिए बनाया गया वीडियो है। अगर आपको भी ये वीडियो देखना है तो आप भी कम समय में अधिक क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। जैसे 18 मिनट में देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट 70 क्वेश्चन हो गए करीब।